डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ का फोर्थ पार्ट। और इस फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ असेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट असेस करने के बेसिस पर कंपनीज़ दो तरह की होती है। पहला लिस्टेड कंपनीज़, दूसरा है अनलिस्टेड कंपनीज़। लिस्टेड कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनकी कोई सिक्योरिटी और सिक्योरिटीज़ यानी कि कम से कम एक सिक्योरिटी या एक से अधिक सिक्योरिटीज़ कैपिटल मार्केट में लिस्टेड होती है। लिस्ट होने का मीनिंग आप समझिए। यहाँ पे लिस्टेड होने का मीनिंग ये है कि जो कंपनी की जो सिक्योरिटी है वो ओपन मार्केट में किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फ्लोट हो रही है। लोग उसको ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। उसमें हम शामिल करते हैं, नॉर्मली हम इक्विटी शेयर्स को शामिल करते हैं, और भी दूसरी तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं जो उस मार्केट में फ्लोट हो सकती हैं। लेकिन अभी आप फ़िलहाल इक्विटी शेयर से ही समझिए कि जिन कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वो ओपन मार्केट में किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फ्लोट हो रहे हों तो उस कंपनी को कहा जाएगा लिस्टेड कंपनीज़। लिस्टेड कंपनीज़ के ऊपर डबल बर्डन है। डबल बर्डन कैसे है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जिसको हम शॉर्ट में MCA भी कहते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन प्लस सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि जिसको शॉर्ट में हम SEBI भी कहते हैं, उन दोनों के रूल्स रेगुलेशन का पालन करना होता है। टाइम टाइम पर वो जो गाइडलाइन इशू करते हैं वो, और उनके एक्ट के अकॉर्डिंग उस कंपनी को क्या वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति करनी है, उन सबको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो कैपिटल मार्केट के जो फ़ायदे हैं उनको तो लेती है, लेकिन उसको उस कैपिटल मार्केट के जो भी गाइडलाइंस इश्यू हैं, जो भी टाइम टाइम पर उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं, उनका भी पालन करना होता है। कैपिटल मार्केट का फ़ायदा क्या है आपके हिसाब से? क्योंकि आप ये सब शायद पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपके हिसाब से आप कुछ इस तरह समझिए कि कंपनी को जब अपने शेयर्स इशू करने होते हैं तो उसके लिए इनिशियल पब्लिक ऑफ़र लाने का, यानी कि अपने शेयर्स पहली बार इशू करने का उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे उसकी मार्केटेबिलिटी अच्छी मिल जाती है, उसको लिक्विडिटी अच्छी मिल जाती है और ट्रांसफ़रेबिलिटी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि वो जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। या फिर फर्दर पब्लिक ऑफ़र के लिए, यानी कि उस कंपनी के पहले से ही शेयर्स जो हैं वो कैपिटल मार्केट में हैं और कंपनी अब दोबारा शेयर इशू करना चाहती है, तो उसको फर्दर पब्लिक ऑफ़र के लिए भी एक बैकग्राउंड भी मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो कहलाएगी लिस्टेड कंपनी। अब बात आती है अनलिस्टेड कंपनी की। तो वो कंपनीज़ जो कैपिटल मार्केट में लिस्टेड नहीं है और जिनकी सिक्योरिटी या सिक्योरिटीज़ कैपिटल मार्केट में नहीं है, फ्लोट नहीं हो रही हैं, उनको कहा जाएगा अनलिस्टेड कंपनीज़। अनलिस्टेड कंपनीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के तो सारे रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SEBI के जो प्रोविज़न्स हैं उनको फॉलो नहीं करना होता है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट में है ही नहीं, तो उनको वो फॉलो नहीं करने होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, प्रविवरण इशू कर सकते हैं। ये बात हम आगे और डिस्कस करेंगे जब हम प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे। तो जो लिस्टेड कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो इसको इशू नहीं कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ access to capital market there are two types of companies. One is listed companies, another is
अनलिस्टेड कंपनीज, दो कैटेगरीज हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट आता है अदर कंपनीज। अब हमने जो क्लासिफिकेशन पहले पढ़ा, कंपनीज़ के टाइप्स पढ़े, उनमें जो कंपनीज़ कवर नहीं हो पाई हैं और वो कंपनी का टाइप्स भी होते हैं, तो उनको हमने अदर कंपनीज़ की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है। जो भी कंपनीज़ का टाइप्स बच गया था उनको हमने अदर कंपनीज़ की कैटेगरी में रख दिया है। अब इस अदर कंपनीज़ की कैटेगरी में क्या क्या कौन कौन सी कंपनीज़ शामिल होती हैं। पहली, चैरिटेबल कंपनीज़, जिनको हम लाइसेंस्ड कंपनीज़ भी बोलते हैं। सेकंड आता है स्मॉल कंपनीज़। थर्ड आता है डोरमेंट कंपनीज़। फोर्थ आता है निधीज़ और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज़। और लास्ट में आता है फॉरेन कंपनीज़। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है चैरिटेबल और लाइसेंस्ड कंपनीज़। आप सभी भली भांति परिचित है कि चैरिटेबल यानी कि वेलफेयर के लिए कंपनीज़ बनाई जाती हैं। तो कंपनीज़ एक्ट 2013 में ये प्रोविज़न है कि इनको अलग से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और जिनको नाम दिया जाएगा चैरिटेबल या लाइसेंस्ड कंपनीज़। लाइसेंस्ड कंपनीज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कंपनीज़ हैं तो कंपनी के सारे बेनिफिट ये एंजॉय करेंगे, लेकिन क्योंकि इनका बिज़नेस पर्पज़ नहीं है, वेलफेयर पर्पज़ है, चैरिटेबल पर्पज़ है, तो इनकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग है। समझते हैं उस प्रक्रिया को। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। फॉर्म नंबर INC 12 में सारी डिटेल्स वो जो कंपनी के प्रमोटर है वो सब पूरी उसमें भर कर देंगे और जो प्रिस्क्राइब फ़ी है वो उसको डिपॉजिट करेंगे। INC 13 के साथ में क्या करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा कंपाइल करके तैयार करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। फिर आता है INC 14। INC 14 में क्या होगा, कोई भी एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर है। क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर कौन होता है? कोई एडवोकेट हो सकते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं, कोई कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो अंडरटेकिंग देंगे कि जो चैरिटेबल कंपनी हैं उनके जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैं वो हमारे कंपनीज़ एक्ट के प्रोविज़न्स को फॉलो करते हैं। वो ऐसा अंडरटेकिंग देंगे और इसके साथ में जो भी पर्सन हैं जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उनसे INC 15 भरवा लेंगे और उसको क्या करेंगे, वो उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को जमा करा देंगे। अब क्या होता है, जो लाइसेंस होता है वो इश्यू होता है वो, और उसका अलग से फॉर्मेट है, वो है फॉर्मेट INC 16। क्योंकि हम यहाँ पे INC 16, 14, 15 यहाँ पे इस तरह से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि कंपनीज़ एक्ट 2013 में जो फॉर्म्स हैं वो शामिल नहीं हैं। फॉर्म्स के लिए अलग से अपेंडिसेस हैं और उनको एक्ट का एक अलग से पार्ट माना गया है। फॉर्म्स अलग हैं और रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस अलग हैं। पहले क्या होता था, पहले रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस के साथ में ही फॉर्म्स अटैच थे। सरलता के लिए क्या किया, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस को एक तरफ रख दिया और फॉर्म्स को अलग कर दिया, ताकि जो सेट है वो डिस्टिंग्विश हम उसको कर सकें, उनमें अंतर कर सकें। तो जो लाइसेंस है वो फॉर्म 16 की फॉर्म में होगा और कंपनी को लाइसेंस मिल जाएगा। कंपनीज़ को लाइसेंस मिलने के बाद में वो अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट है कंपनी का वो वेलफेयर होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि द कंपनी इज़ टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी पर्पज़, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इस तरह से उसके ऑब्जेक्ट होने चाहिए। बिज़नेस उसका एक ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में सबसे ख़ास बात क्या होगी कि 3 साल में उनकी इनकम एक्सपेंडिचर क्या होंगे इसका ब्यौरा भी उनको देना पड़ेगा। इसके बाद में लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मिलने के बाद में वो अपना काम चालू कर सकते हैं और उनको जो प्रिविलेजेस हैं और जो ऑब्लिगेशंस हैं, प्रिविलेजेस उनको वही मिलेंगे जो
दूसरी कंपनीज़ को मिलते हैं। और ऑब्लिगेशन, वही ऑब्लिगेशन उनके हैं जो भी स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है एज़ पर द एक्ट, उनको वो पूरे करने होंगे। तो ये हमारी चैरिटेबल कंपनीज़ हैं। आपके सिलेबस में इसका थोड़ा पार्ट ज़्यादा है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट आता है स्मॉल कंपनीज़। स्मॉल कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जिनकी शेयर कैपिटल 50 लाख से अधिक ना हो और अधिकतम 5 करोड़ से अधिक ना हो। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन है, आप दोनों ध्यान में रखिए। और इसी तरह से जो टर्नओवर की जो लिमिट्स हैं वो 2 करोड़ ना हो और 20 करोड़, अधिकतम 20 करोड़ से ज़्यादा ना हो। यानी कि जिन कंपनीज़ की शेयर कैपिटल 50 लाख है उनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जिनकी शेयर कैपिटल 5 करोड़ है उनका जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से अधिक ना हो। अब ये जो स्मॉल कंपनीज़ हैं ये किसी भी रूप में हो सकती हैं। ये एक होल्डिंग कंपनी हो सकती है, या सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, या कोई कंपनी जो अंडर सेक्शन 8 रजिस्टर्ड हो, या कोई बॉडी कॉरपोरेट हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि उनकी जो शेयर कैपिटल है वो कितनी है। नेक्स्ट आता है डोरमेंट कंपनीज़। देखिए बच्चों, क्या होता है कभी कभी कि कोई कंपनी है उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है और उसके जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं वो अभी चालू नहीं हुए हैं। इसका मैं एग्जांपल दूं तो रिलायंस पावर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। रिलायंस पावर ने अपने शेयर इशू पहले कर दिए थे और लगभग 3 साल बाद उन्होंने अपना बिज़नेस ऑपरेशन स्टार्ट करे थे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उन्होंने शेयर कैपिटल इशू करके अपनी कैपिटल जनरेट की। कैपिटल जनरेट करने के बाद में उन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद में उन्होंने अपने बिज़नेस ऑपरेशंस को चालू किया। तो जो 3 साल तक उन्होंने अपना काम नहीं किया, तब तक वो डोरमेंट कंपनी या एक इनएक्टिव कंपनी के रूप में रहे। तो कंपनी जो रजिस्टर्ड हो चुकी है लेकिन अभी अपने बिज़नेस ऑपरेशंस को अंडरटेक नहीं कर रही है, वो कहलाएंगी डोरमेंट या इनएक्टिव कंपनी। निधीज़ और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज़। देखिए बच्चों, निधीज़ वो कंपनीज़ हैं जो निधि की तरह इनकॉर्पोरेट हुई हो। निधि कौन सी कंपनीज़ होती है? जो लोगों में सेविंग की जो टेंडेंसी है, जो आदत है, उसको डेवलप करने के लिए बनाई गई हो और म्यूचुअल बेनिफिट होता हो। वो सब जने एक कॉर्पस बनाएंगे, फंड बनाएंगे और फिर ज़रूरत पड़ने पर जो भी ज़रूरतमंद मेंबर है उसको वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह की जो कंपनीज़ है उनको कहा जाएगा निधि। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मे बी बाय नोटिफिकेशन, जैसा कि वो चाहें नोटिफिकेशन के द्वारा, तो जो ये एक्ट है उसके जो प्रोविजंस हैं वो सीधे अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ में अप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेन कंपनीज़। फॉरेन कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हों और जिनका स्ट्रक्चर एक बॉडी कॉर्पोरेट का हो सकता है। लेकिन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो कंपनीज़ हैं वो स्वयं या अपने एजेंट के द्वारा या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो इंडिया में ऑपरेट कर रही हो, तो इस तरह की कंपनीज़ को हम मानेंगे फॉरेन कंपनीज़। फॉरेन कंपनीज़ जो है वो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि वो जो उसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो इंडिया से, भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन वो अपना बिज़नेस जो है वो इंडिया में अंडरटेक कर रही हो। तो इस तरह से इस पार्ट के साथ ही हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ के पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा एक, और उस असाइनमेंट में आपको उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। आप सबसे पहले अपनी बुक से गो थ्रू हो जाइएगा, उसके बाद में उनको आप आंसर करेंगे तो वो
बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।